नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। आज की इस कड़ी में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी आवाज़ ने भारत की आवाज़ वैश्विक मंच पर बुलंद की थी। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक लक्ष्मीपुरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम पहले यूएन इंडिया में पूर्व सहायक सचिव रही हैं और साथ ही यूएन विमेन में भी डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इन्होंने बहुत ही जेंडर इक्वालिटी और समावेशी विकास पर बहुत लंबे सालों तक इंडिया की आवाज़ रखी है। तो आइए सबसे पहले मैम शुरुआत करते हैं, आपके सफ़र को जानते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और किस तरह से आपको प्रेरणा मिली इस सर्विस में आने की। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। हालांकि मेरे माता पिता महाराष्ट्र और कोंकण से थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, लेडी श्री राम कॉलेज, उससे पहले मार्टिन डे कॉन्वेंट में स्कूल में और भारतीय विद्या भवन स्कूल में गई थी। और बनना तो मैं डॉक्टर चाहती थी, लेकिन और साइंस भी लिया था और एडमिशन भी हो गया था। फिर मेरे पिता, क्योंकि जब मैंने स्कूल ख़त्म किया तो मेरे पिता केवल रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर बनोगी, 8 साल लगेंगे। और वो फेमिनिस्ट थे, हाँ, महिला सशक्तिकरण में विश्वास करते थे और हमारी माँ भी। तो उन्होंने कहा कि तुम डिप्लोमेसी में जाओ, आईएफएस करो, उसके लिए तुम हिस्ट्री ऑनर्स करो। तो उस समय काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे उन्होंने कन्विंस किया कि आप जिसे कहते हैं ना यू टर्न ले लो। तो यू टर्न ले लिया मैंने और फिर हिस्ट्री ऑनर्स किया एलएसआर से। और जैसे ही 21 साल की हो गई, एमए प्रीवियस करके मैंने स्ट्रेट एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का। और फिर मैं भारत में सेकंड आई और फॉरेन सर्विस लिया। और तब से फिर फॉरेन सर्विस में 28 साल मैंने नौकरी की और कई देशों में पोस्टिंग हुई मेरी। जापान, हंगरी में एम्बेसडर रही, श्रीलंका और जनीवा में 3 बार पोस्टिंग हुई है। और वो यूएन से संबंधित पोस्ट पे थी मैं। और उसके बाद मैं 15 साल यूनाइटेड नेशंस में रही हूँ। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में मैं डायरेक्टर थी इंटरनेशनल ट्रेड डिवीज़न की। और उसके बाद फिर जो पहली वैश्विक संस्था बनी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए, उसकी मैं डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही 7 साल तक। और उसका संगठन किया, उसको पनपाया। और मुझे ये बहुत एक तरह से बड़ा क्लाइमैक्टिक मोमेंट था, क्योंकि जैसे कि मेरे इस स्वॉलोइंग द सन जो मेरी पहली जो कादम्बरी है और नॉवेल है, तो इसमें मैंने मेरी माँ का एक तरह से उनसे इंस्पायर, उनके जीवन से इंस्पायर होके जैसे लिखा है। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट थी और उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में संघर्ष किया। गांव से आके एल्फिंस्टन कॉलेज में जाके लॉयर बन के, तो उनके जीवन से इंस्पायर्ड ये है। तो मैं भी चाहती थी कि मैं कुछ करूं जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण बने। तो यूएन विमेन में रह के जो मैंने काम किया है भारत के साथ और विश्व भर में, खास करके हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के, एशिया के, लैटिन अमेरिका, उनके साथ जो काम किया,
महिला सशक्तिकरण के लिए, उससे मेरे को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, फुलफिलमेंट मिली, संतोष हुआ कि मैं कुछ कर पाई, आई कुड मेक अ डिफरेंस। और उसके चलते फिर मुझे एलेनोर रूजवेल्ट ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी मिला। और मेरा जो काम था वो एक तरफ से नॉर्मेटिव साइड पे काफ़ी था। नॉर्मेटिव का मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करना है, जो मानक बनाने हैं। तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बने, तो उसमें SDG 5 जो महिला सशक्तिकरण, विच इज़ empowering all women and girls, gender equality and empowering all women and girls, जो ये गोल बना और 9 टारगेट्स, उसमें मेरा बहुत अहम रोल था और उसके लिए ये मुझे अवार्ड मिला। तो उसके बाद मैं फिर 2018 में वापस आई और फिर एक नवीन तरह से मेरा जीवन शुरू हुआ, एक लेखक के, हाँ जी, एक जिसे मैं कहती हूँ ना कि एक अलग अवतार लेना पड़ा और पुनर्जीवन हुआ एक तरह से। और वो एक साहित्यकार के रूप में मैंने पहले तो किताबें लिखी हैं, नॉन फिक्शन लिखी हैं, सब्जेक्ट पे, ट्रेड पे और डेवलपमेंट पे और इंटरनेशनल रिलेशंस पे, डिसआर्मामेंट पे, लेकिन पहली बार फिक्शन मैंने लिखा। और ये जो स्वॉलोइंग द सन है, ये मेरी पहली प्रस्तुति थी और वो बहुत ही जल्द नेशनल बेस्ट सेलर हो गई, जैसे कि यहाँ पर है। और फिर मैंने इसमें जो है, जैसे कि आपको बताया, महिला सशक्तिकरण का ही एक उदाहरण दिया है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सबसे प्रभावशाली माध्यम किसी भी समाज को बदलने का है, मनस्थिति को बदलने का है, मानसिकता को बदलने का है, वह है कहानी कहानी की स्टोरी टेलिंग। हाँ, तो उसी उद्देश्य से ये किताब भी लिखी गई है। लेकिन इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह जो महिलाएं, इसकी जो महिला पात्र हैं, किस तरह अपने एजेंसी को एक्सरसाइज करती हैं और कई बार लड़ के लेती हैं अपने हक को। लेकिन उसमें जो पुरुष हैं उनका भी रोल है। जब मैं UN विमेन में थी तो एक ही फॉर शी मूवमेंट था, जिसमें हम उत्साहित कर रहे थे पुरुषों को, खास करके युवा पुरुषों को, कि वो भी डालें महिला सशक्तिकरण का। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के टाइम में हम देखते हैं फेमिनिस्ट को एक बुरा शब्द मानते हैं, कि आपके लिए क्या परिभाषा है फेमिनिस्ट? परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा जो दी गई थी, मैं समझती हूँ कि वो जो मेरी दोस्त हैं और ग्लोरिया स्टेनम नाम की हैं, और उन्होंने दी थी कि जेंडर इक्वालिटी इज about the recognition about the equality and humanity of both men and women. So equality and humanity दोनों की आप recognize करो। ये नहीं कि पुरुष को नीचे दिखाना है और वो महिलाओं को ऊपर, ये नहीं। दोनों, लेकिन आपको ह्यूमैनिटी उनकी recognize करनी, इक्वल ह्यूमैनिटी। तो मानवता और समानता दोनों की, महिला और पुरुष दोनों में ही, जी बिल्कुल। हाँ, तो किसी को ऊंचा, किसी के विरुद्ध नहीं है। आज के ये सभी का सशक्तिकरण है।
और यही आज देखा जाए तो लड़कियां पढ़ रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, हाँ, बाहर आ रही हैं। बिल्कुल। और मोदी जी का आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का तो ये मिशन ही रहा है कि पहले तो उन्होंने महिला सशक्त, पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। और इस किताब में उसका है, मालती जो इसकी महिला पात्र, मुख्य महिला पात्र है, उसके पिता बाबा ये बाल विवाह के विरुद्ध और महिला शिक्षा के लिए एक तरह से रण में चले जाते हैं। जिद करनी पड़ती है मैम। जिनका बाल विवाह होता है, फिर वो माताएं बनती हैं बहुत जल्दी, और ये सब, और बहुत से, और जो हर तरह के जो उनके महिला अधिकार हैं उनके ऊपर इसमें है चर्चा। और तो मोदी जी ने तो बहुत किया है, और विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट से बढ़ के विमेन लेड डेवलपमेंट की उनका नेतृत्व हो। अब तो विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी हो गया। और जिस टाइम आप ऑफिसर बनी थी उस टाइम तो बहुत कम मुझे लगता है परसेंटेज में महिला ऑफिसर होंगी, पर आज के टाइम में बहुत महिला ऑफिसर्स आ रही हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, महिला देखिए, डिप्लोमेसी, इंडियन डिप्लोमेसी में 5% महिला थी जब हम आए थे, और अब 13% है। लेकिन अभी हम पैरिटी से बहुत दूर हैं। हाँ, समानता से अभी दूर है। गैप था वो बहुत लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि विदेश मंत्रालय में शुरू से बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही सपोर्टिव, महिला ऑफिसर्स के प्रति बहुत ही सपोर्टिव रुझान रहा है कि वो, जैसे कि अब साथ पोस्टिंग करना। अब हमारा मेरे हस्बैंड हरदीप पुरी भी, जिसे कहते हैं, हम लोग टैंडम कपल थे, दोनों साथ ही एक ही बैच थे, और तो जितना हो सके उन्होंने हमें साथ पोस्टिंग की दी, क्योंकि वो एक बहुत आपकी शादी की कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, उस पर भी अगर कुछ बोलना चाहें तो आप। नहीं। लेकिन हम लोग मिले एज प्रोबेशनर्स, और फिर जब हम लोगों ने डिसाइड किया तो साथ ही उन्होंने हमें पोस्टिंग दिया जापान। और उसके बाद भी जितना भी हो सके उन्होंने, जब तक हम एम्बेसडर नहीं बने, उन्होंने हमें एक साथ रखा। तो ये बहुत से प्रो विमेन पॉलिसीज़ फॉलो करते आ रहे हैं, और अभी कुछ प्रोग्रेस हुआ है। 13% बढ़ गया है, 13% हो गया है, और कई लेवल पर, जैसे कि अंडर सेक्रेटरी लेवल पे 20% है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा उसको और बढ़ाने को, और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाहे आप एम्बेसडर बनाने के बाद कहें, फॉरेन सेक्रेटरी भी 2 बन चुकी हैं, 3 बन चुकी हैं महिलाएं, और एम्बेसडर्स वाशिंगटन में भी और बड़ी जगहों में करनी। आपसे चुनौतियों पे भी पूछना चाहूँगी कि आपने माना आपको आपके माता पिता का सपोर्ट था, आपके हस्बैंड का सपोर्ट था, पर फिर भी आप जिस टाइम में थी उस टाइम तो वो प्रो वुमेन दौर नहीं था, जब इतना लोग नहीं देखते थे कि एक महिलाएं ऊंचाइयां छूती हैं तो खटकती है लोगों के आंखों में। तो उस समय कुछ ऐसा आपको रहा हो कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो, या कोई ना कोई तो होगा जिससे आपने लड़ाई करनी पड़ी हो आपको? ऐसे तो बहुत वाक़या आए, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इतना कुछ मुझे नहीं सहना, इतना कुछ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव मुझे सहन नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा है कि माता पिता का सपोर्ट था, और मेरे पति भी बहुत उदारवादी हैं, और अभी भी बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं कि जो भी मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से मुझे जो भी बाकी के समाज, या मैं जैसे यूएन में थी वहाँ पर भी होता है भेदभाव। अगर आप महिला हैं, ऊपर से तो कहते हैं नहीं, लेकिन होता है। और पोस्टिंग के मामले भी कई बार होता था, लेकिन मैं लड़ पाई, उसको मैं ओवरकम कर पाई। और
तो मैं नहीं कहूँगी कि इतना कुछ ऑपरेशन नहीं कभी सहना पड़ा। बिल्कुल, आपने हाँ, जो कुछ छोटी-मोटी विरोध, चुनौतियाँ आई आपने हाँ, उनको फेस किया। जो भी आई चुनौतियाँ, वो तो हम अ, और अ, और मैं यही कहूँगी महिलाओं को कि जो भी चुनौतियाँ आती हैं, अपने आप को विक्टिम मत बनाइए, और उससे लड़िए और उसको क्वेश्चन करिए, प्रश्न उठाइए और धाड़स से सॉल्यूशन हर चीज़ का निकलना है। हाँ, जी। मैं इसी क्योंकि से आपसे जितना आप अपने आप को कहेंगे कि अरे मेरे साथ ये हुआ क्योंकि मैं महिला हूँ, बेचारी बन के नहीं रहना। बेचारी बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल इसी से जी, दुर्गा बनना है। दुर्गा बनना है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो इसी एक दुर्गा रूप है, बेचारी नहीं बनना है। मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से क्योंकि आज भी आपने साड़ी पहनी है और एक सॉफ्ट पावर रहती है, इंडिया की सॉफ्ट पावर यूएन तक पहुँची है, अलग-अलग देशों में पहुँची है। तो उस सॉफ्ट पावर पे क्या कहेंगे? आपकी इंडिया ने किस तरह से अपनी सॉफ्ट पावर को आपके ज़रिए, आपने भी लगातार जब भी आप पोस्टेड रही, तो उस तरह कैसे देखते हैं? और आज के टाइम में भी हम देखते हैं योगा भी आ रहा है, हमारा रहन-सहन, हमारा खान-पीन, जो हम मिलेट्स की बात करते हैं वो भी, ये सब हमारी सॉफ्ट पावर में आती हैं। तो इस सॉफ्ट पावर पे आपका क्या कहना है? ये जो सॉफ्ट पावर का कल्टीवेशन, हाँ, उसको उजागर करना और उसको फिर विश्व भर में प्रोजेक्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, ये पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैंने देखा है अपनी आंखों से, उस समय तो मैं ऑलरेडी यूएन में थी, तो लेकिन मैंने देखा है जब हम लोग हरदीप जी थे परमानेंट मिशन में और उसके बाद भी, तो मैंने देखा है कि उससे एक तरह से कायाकल्प हो गया है हमारे इमेज का, और सॉफ्ट पावर इतनी बढ़ गई है कि हर तरह से हमें अब एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं विश्व के लोग और सरकारें। बिकॉज़ दो चीज़ें हैं, एक तो लोग, और लोगों का दिल जीतने के लिए सॉफ्ट पावर ज़रूरी है, और गवर्नमेंट्स को जीतने के लिए, बट आई थिंक हम दोनों एक साथ कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, और उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब रही साड़ी की बात, तो मैं अपने किताब के बारे में बोलूँगी। और ये जो किताब है एक एसेंशियल इंडिया सीरीज़, जो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आंतरिक रूप से भारतीय क्या चीज़ें हैं। नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह से सारी। और इसमें मैं भागीदार बन के बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि साड़ी मेरे लिए, जैसे कि मैंने पहले ही पैराग्राफ में कहा है, पहले ही इसमें कहा है कि द साड़ी, दिस अनस्टिच्ड रिवर which winds around my body is not a garment. It is second skin for me, and it makes me whole aesthetically and spiritually. तो इसका मतलब है कि जो ये ये साड़ी जो बिना सिले, हाँ, बिना सिले सुर एक तरह से सरिता है, जो मेरे शरीर के ऊपर लिपटी होती है, वह एक मात्र कपड़ा नहीं है शरीर के, हाँ, ढकने के लिए। वह मेरा दूसरा त्वचा अंग है, त्वचा है एक दूसरा से, सेकंड स्किन, दूसरी त्वचा है, और वह मुझे संपूर्ण बनाती है। एक एस्थेटिकली कहेंगे तो कलात्मक रूप से, एस्थेटिक्स कलात्मकता हुई ना, कलात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से।
बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया कि साड़ी केवल एक आपके लिए कपड़ा नहीं पर एक आपको संपूर्ण बना रही है। संपूर्ण बनाता है। तो इसलिए जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं इसको लिखने के लिए जन्मी थी शायद। किन कुछ और साड़ियों का इसलिए आपने जिक्र किया इस किताब में, तो वो सब हर आपने चीज़ बताया। मैं बताती हूँ। इसके 6 भाग हैं इस किताब के, एक चैप्टर है, लेकिन ये कहानी है, साड़ी की कहानी है और बहुत सी कहानियाँ हैं साड़ियों की इसमें। तो इस फर्स्ट चैप्टर में तो मैंने अपनी बचपन से लेकर बड़े अब तक की कहानियाँ लिखी हैं कि किस तरह साड़ी उसमें पात्र थी। हाँ, तो उस कहानियों को ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। और बहुत क्या कुछ राजस्थानी साड़ियों के बारे में भी जिक्र किया है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे चैप्टर में मैंने ये भी कहा है कि किस तरह वो 5000 साल पहले से जी, चली आ रही जी। है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति का हिस्सा है। और किस तरह वो अ, जो और फिर एक अनादर दूसरे और फिर तरह तरह की जो साड़ियाँ हैं, हाँ, और तरह तरह के पहनने के स्टाइल्स हैं हमारे इंडिया के अलग अलग रीजन में, हाँ, प्रांत में। तो वो उसका सबका वर्णन है। और राजस्थान का तो है ही, क्योंकि मेरा एक राजस्थान के साथ बहुत ही विशेष रिश्ता है और आस्था है। क्योंकि मेरी बहन यहाँ पर बहुत साल, उनके मेरे जो बहनोई हैं अरुण भार्गव, वो राजस्थान के ही हैं। और पहले तो अजमेर और जोधपुर के थे, फिर जयपुर में सेटल डाउन भी हो गए थे। दोनों इनकम टैक्स कमिश्नर्स थे यहाँ पर। और तो मैं आती जाती रहती थी। जब भी फॉरेन पोस्टिंग से आती, मैंने ज़रूर आना जयपुर, खास करके जयपुर। और मेरे घर में राजस्थान की सब जो कलाकृतियाँ हैं मेरे घर में भरी पड़ी हैं। तो राजस्थान के साथ बहुत हमारे लिए और बहुत साड़ियों का तो बहुत ही प्रेम है मुझे राजस्थान की साड़ियों का। और इसमें बहुत जिक्र भी किया है मैंने, तो ज़रूर पढ़िएगा कि मैंने क्या कहा है राजस्थान की साड़ियों के बारे में। सांगानेरी प्रिंट्स और बांधनी और लहरिया और अलग अलग मटेरियल में, फैब्रिक्स में, कॉटन और ऑर्गेन्जा, सिल्क, जॉर्जेट, सो उसका भी जिक्र है। लेकिन ये मेरी जो किताब है, मैं सबसे ज़्यादा एक तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी जेन ज़ी को। हाँ, हम लोग तो हैं, मेरे जो लड़कियों दोनों को या सिर्फ लड़कियों को? लड़कों को भी। इसमें तो मैंने कहा है कि लड़कों को भी कहा है कि आप इसके चैंपियन बनो। हाँ, साड़ी के चैंपियन। और हमने जो साड़ियाँ पहन रहे हैं, नहीं, और हमने जिनको इंटरव्यू किया लड़कों को, उन्होंने तो बड़ी साड़ी की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं पहनती हैं साड़ियाँ तो कितनी अच्छी लगती हैं और कितनी सुंदर लगती हैं। तो मेरा संदेश ये है कि आप जेन ज़ी की जो युवतियाँ हैं, उनको मेरा संदेश है कि आप इसको अपनाओ और अपनाओ इस तरह जो चाहे, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व इससे और उभरेगा और आप अलग दिखोगी। क्योंकि साड़ी की ये बड़ी खासियत है कि जो पहनता है और जो आप पहनते हैं वो अलग ही दिखेगा। कोई आप साड़ी वही पहने तो एक ही साड़ी नहीं होती, हाँ, अलग अलग साड़ियाँ होती हैं। खास करके जो हैंड वोवन होती है या हैंडमेड होती है, आपको एक के साथ दूसरा नहीं मिलेगा। और फिर ऊपर से आप जब पहनती हैं तो अलग तरह से पहनेंगी, तो आप स्टेटमेंट, नेसेसिटी और चॉइस, आप चॉइस करके पहनो और दिखाओ कि आप कैसे अलग हो और कैसे किस तरह से उत्तम दिख रहे हो, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। किस तरह से साड़ी केवल, और इस धरोहर को आपको ले जाना है आगे। इसको तभी उसे इटर्नल बनाना है, जेन ज़ी पे जिम्मेदारी है कि इसे आगे लेके जाना है। हाँ,
हाँ, जी और मैंने उनकी सराहना की है। जेनजी के बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, डिज़ाइनर्स हैं, जो इसको बढ़ा रहे हैं, उसके बड़ा कैंपेन कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं उनकी सराहना भी की है इसमें। जी जी मैम, जैसा कि मैम ने कहा कि साड़ी केवल एक वस्त्र नहीं, परंतु जो उसे पहनता है उसके लिए वो अपना एक अलग व्यक्तित्व निकालती है और अलग ही उसके लिए एक दूसरी स्किन, मैम ने जैसा कि लिखा कि सेकंड स्किन बन जाती है। लक्ष्मीपुरी मैम ने दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अहम आवाज़ उठाई थी और अभी भी उठा रही हैं, और आगे वे जेनजी को भी संदेश देती हैं किस तरह से वे डरे ना, उन्हें अपने फैमिली का सपोर्ट हो तो उससे भी आगे बढ़ें, और किसी भी तरीके से अपने आप को रोके ना, परंतु आगे बढ़ते जाएं और आगे जैसा कि और भी दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।